गाइज ये जो युक्ति है इसको कभी ना कभी आप कहीं ना कहीं देखे होंगे, चाहे मार्केट में चाहे मेले में या फिर बहुत सारे लोग इसको खरीद कर भी लेकर आए होंगे। इसमें क्या होता है कि इसके नीचे एक बल्ब लगा होता है और उस बल्ब के ऊपर एक धागे नुमा संरचना होती है, पतली पतली धागे नुमा संरचना होती है, ठीक है। और ये उसके ऊपर लगा होता है। जब रात्रि के समय इसको जलाया जाता है तो ये ऊपर तक बहुत अच्छी तरीके से चमकता है, यानी कि देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में अगर इस चीज को छोड़ दिया जाए तो कभी क्या आप सोचे कि जो व्यक्ति होते हैं उसके अंदर की कोई भी चीज की जब ऑपरेशन होती है दूरबीन द्वारा तो अंदर तक प्रकाश को कैसे पहुंचाया जाता है, अंदर की चीजों को कैसे देखा जाता है, उसको कभी आपने सोचा? तो इसी सब चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। यानी कि जो हमारा आज का टॉपिक है वो है प्रकाशिक तंतु। अब इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम इसको चित्र के माध्यम से समझेंगे, फिर इसकी परिभाषा और इसकी बहुत सारी संरचना के बारे में जानेंगे, इसके उपयोग के बारे में जानेंगे। लेकिन इस चीज को समझने से पहले एक बेसिक चित्र को हम मात्र 30 सेकंड में समझते हैं, उसके बाद में इसको एक एक कर अच्छे से जानते हैं। यहां पर क्या है कि हमको समझना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन को। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है कि मान लीजिए कि ऊपर का जो माध्यम है वो एक सघन माध्यम है और नीचे का जो माध्यम है वो एक विरल माध्यम, ठीक है। अब मान लेते हैं कि एक प्रकाश की किरण यहां से चलती है और जब ये विरल माध्यम में आएगी तो हमको पता है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। तो यहां पर ये अभिलंब है। अब इस प्रकाश की किरण को सीधे ऐसे यहां तक जानी चाहिए थी, लेकिन यहां पर ये माध्यम विरल था, इसी कारण से ये थोड़ा ऊपर से होकर गई प्रकाश की किरण। ये हमारी पहली प्रकाश की किरण हो गई और यहां पर ये जो कोण बना, ये पहले प्रकाश की किरण के बीच का जो कोण बना आई, इसको हम बोलते हैं आपतन कोण। इतनी बात हो गई। अब ध्यान दीजिए, अगर हम यहां पर इस आपतन कोण का मान बढ़ाकर यहां पर अगर हम इस कोण को C कर दें, ठीक, यानी 42 अंश लगभग कर दें, ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये जो प्रकाश की किरण है ये यहां से जाएगी। तो जब ये यहां से जाएगी तो होगा क्या कि ये और ऊपर अब ये उठ जाएगा। तो और जब ऊपर उठेगा तो ये दोनों माध्यमों के बीच से प्रकाश की किरण चली जाएगी। तो ये हमारी दूसरी प्रकाश की किरण हो गई और ऐसे कंडीशन में ये जो कोण है ये 90 अंश हो जाएगा, ठीक। तो जब यहां पर ये कोण 90 अंश हो जाए तो ये जो पूरा कोण बना C, ये हमारा कहलाता है क्रांतिक कोण, ठीक। यानी कि ये कोण जिस कंडीशन में 90 अंश पर हो जाए तो ये जो ऊपर वाला कोण होगा ये C, ये हमारा कहलाएगा क्रांतिक कोण, ठीक। इतनी बात हो गई। अब यहीं पर एक चीज ध्यान दीजिए, अगर हम इस कोण को क्रांतिक कोण से भी ज्यादा बढ़ा दें, ठीक है, और ज्यादा बढ़ा दें तो ये प्रकाश की किरण और नीचे से जाएगी। तो अब जब ये और नीचे से जाएगी तो ये प्रकाश की किरण और ऊपर से जाएगा। तो हुआ क्या कि जिस माध्यम में से प्रकाश की किरण चली थी उसी माध्यम में परावर्तित हो गई। तो ये जो घटना होती है इसको हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और ध्यान दीजिएगा, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कब होती है? जब आपतन कोण का मान यानी I का मान बढ़कर कितना हो जाए? क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो ये इतनी बात हो गई। ये थी हमारी बेसिक चित्र जिसको हमने अच्छे से समझ लिया। अब हम बात करेंगे अपने इस प्रकाशिक तंतु के बारे में। प्रकाशिक तंतु जो होता है वो एक पाइप नुमा संरचना होती है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये एक पाइप नुमा संरचना है। अब इसमें बहुत सारे सिस्टम फिट होते हैं, उसको ध्यान दीजिए। सबसे ऊपर जो होता है, सबसे ऊपर एक, जैसे आप कभी देखे होंगे केबल देखे होंगे, तो केबल के ऊपर क्या चढ़ा होता है? सबसे पहले एक प्लास्टिक का लेयर चढ़ा होता है, ठीक है। तो ठीक उसी के बाद यहां पर अगर आप देखें सबसे ऊपर ये जो ब्लैक वाला भाग है ये हमारा आवरण होता है। किसका होता है? प्लास्टिक का, ठीक है, मजबूत आवरण होता है। ये पहली बात हो गई, ठीक। उसके बाद में थोड़ा और अंदर जब चलेंगे, इस प्लास्टिक के आवरण के और अंदर चलेंगे तो यहां पर आप रेड रेड भाग में जो आप देख रहे हैं ये आपका होता है क्लेडिंग। यानी कि ये जो रेड रेड भाग हमने यहां पर बना कर रखा है ये होता है क्लेडिंग। ये भी एक मजबूत भाग होता है और ये यहां पर इस आवरण के अंदर होता है, ठीक। इतनी बात हो गई। अब जब और इसके बीच में आएंगे तो इसके बीच में ये जो पाइप नुमा संरचना होती है, एक पतली सी
पाइप नुमा संरचना होती है, ठीक है। तो ये जो बीच वाला पाइप नुमा संरचना होती है इसको बोला जाता है क्रोड, ठीक। तो इतनी बात हो गई। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों जो क्लेडिंग है और ये जो हमारा प्लास्टिक का आवरण है, ये दोनों चीज क्या करते हैं, इसको बीच से यानी ये जो क्रोड है इसको बाहर से सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे क्या होता है कि कभी आप केबल को देखे होंगे तो केबल कुछ इस तरीके से, केबल के ऊपर क्या चढ़ा होता है, प्लास्टिक का लेयर चढ़ा होता है, फिर उसके अंदर दो तार होते हैं, ठीक है। उसके अंदर दो तार होते हैं, एक रेड होती है और एक ब्लैक होती है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, उस तार के ऊपर भी प्लास्टिक चढ़ा होता है और जब उसको आप हटाएंगे तो उसमें तार अंदर निकलेगा एल्युमिनियम का चाहे कॉपर का, ठीक है। तो ये हमारा होता है, क्या होता है, केबल, ठीक। इसी के बाद यहां पर भी होता है, सबसे बीच में आपका क्रोड पाया जाएगा, अर्थात एक कांच का पतला नली पाया जाएगा, ठीक है। तो ये क्रोड क्या है, हमारा कांच का पतला नली है, ठीक है। इसके ऊपर हमारा क्या है, इसके जस्ट ऊपर चढ़ा होता है क्लेडिंग। ये क्या करता है, ये इस कांच के पतले नली को यानी इस क्रोड को सुरक्षा प्रदान करता है, बस इतनी बात हो गई। उसके बाद में अगर इसके और ऊपर आ जाएं तो यहां पर चढ़ा होता है प्लास्टिक का आवरण, यानी कि ये जो सबसे ऊपर है, ऊपर प्लास्टिक का आवरण चढ़ा होता है। तो इतनी बात यहां पर हो गई, हमने ये चीज जान लिया कि ये कैसे बनी होती है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, होता क्या है कि जैसे अभी हमने आपको बताया था कि वो लाइट होती है, चमकती है ऊपर तक, ठीक। तो चमकने का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो ऊपर धागे नुमा संरचना जो निकली नहीं होती है उसी की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो बना होता है, इसमें क्या होता है कि अगर यहां पर कोई एक लाइट जलाया जाए, ठीक, कोई एक लाइट सोर्स है जिससे लाइट हमने दिया, तो जब कोई प्रकाश की किरण यहां से चलती है और इस क्रोड में प्रवेश करती है, क्रोड का मतलब जो सबसे बीच वाला कांच का भाग है, ठीक है, इसमें जब प्रवेश करती है तो ये जब जाती है तो उसके बाद में जब ऊपर वाली जैसे दीवार पर टकराए, ठीक, यानी कांच के ऊपरी छोर पर यहां पर टकराए, तो टकराने के बाद में अगर यहां पर एक आप अभिलंब खींच दें, यहां पर एक अभिलंब खींच दें तो ये वाला जो कोण होता है, ये जो ये प्रकाश की किरण है और ये जो अभी हमने अभिलंब खींचा, इसके बीच का ये जो कोण होता है, ये कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा होता है। और आपको अभी हमने यहां पर बताया है कि जब कोण कितना हो जाए, क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाएगा तो प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर जब क्रांतिक कोण से ज्यादा है इसका मान, तो जैसे ये टकराएगा उसी माध्यम में फिर ये वापस लौटेगा, तो यहां से ये वापस लौट गया। ऐसे यहां पर भी होता है, यहां पर भी जो इस कोण का मान होता है ये क्रांतिक कोण से ज्यादा होता है, इस कारण से यहां से भी वापस लौटती है। तो ये जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है ये इस क्रोड में होती रहती है, ठीक। और आपको पता है कि प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो अब यहां पर कोई प्रकाश की किरण गई तो इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता, तो बहुत लंबी दूरी हो चाहे कम दूरी हो। अब प्रकाश की चाल इतना ज्यादा होता है कि इसमें क्या होगा कि जो प्रकाश में जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा का कम से कम ह्रास होगा, यानी ऊर्जा जो होगी वो बहुत कम खर्च होगी, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होकर ये रास्ता इस प्रकार से देती चली जाती है। तो इसी कारण से वो जो लैंप होता है उसके नीचे जब लाइट लगी होती है तो लाइट जो जलती है तब वहां पर उससे लाइट का जो किरण निकलता है वो किरण जाकर ऐसे टकरा कर पूरे ऊपर की जो धागानुमा संरचना होती है उस धागेनुमा संरचना में ऐसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है। तो इस छोर पर, 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 यहां पर वो जो हमारी धागानुमा संरचना होती है वो रात्रि के समय चमकती है। तो हमने ये जो लैंप वाला यानी सजावट का जो सामग्री था इसके बारे में तो हमने समझ लिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इस चीज का यूज केवल लैंप और सजावट की चीजों को बनाने के लिए ही नहीं की जाती है, इसका हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा योगदान है। कैसा योगदान है, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कि कोई ऑपरेशन किया जाता है जैसे अंदर जब शरीर के, तो उस कंडीशन में अंदर की चीजों को देखने के लिए इसी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अगर ये जो पाइप है ये टेढ़ा मेढ़ा भी होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हर एक बिंदु पर होना ही होना है, ठीक है। तो इसी कारण से क्या होगा कि हम जब शरीर में उसको उसी मतलब इसी सिस्टम के द्वारा अंदर तक क्या करते हैं, प्रकाश को पहुंचा पाते हैं। तो ये क्या हुआ, चिकित्सा के क्षेत्र में इसका यूज काफी ज्यादा है, ठीक। दूसरी चीज आप ध्यान दीजिए, हम क्या करते हैं जब इसको देखा गया कि भाई प्रकाश की चाल बहुत ज्यादा तीव्र है, ठीक है,
और ऐसे कंडीशन में अगर हम यहां से कहीं बहुत ज्यादा दूर विदेशों में मान लीजिए, ठीक है, वहां पर अगर हमें किसी संचार के सिस्टम को भेजना है, ठीक है, तो उसको हम इस सिस्टम द्वारा भेज सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया गया कि जो विद्युत सिग्नल है उसको हम क्या कर दिए, कन्वर्ट कर दिए प्रकाश सिग्नल में, ठीक है। और उस प्रकाश सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद में हमने विद्युत सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना आसान हो गया। तो जैसे मान लीजिए 5G नेटवर्क अभी लग रहा है, ठीक, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, नीचे जमीन के अंदर बहुत ज्यादा पाइप लाइन बिछाया जाएगा। पूरे जब पाइप लाइन पूरा बिछ जाएगा पूरे भारत में, तब फिर 5G लॉन्च कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है कि वो जो पाइप लाइन होता है उस पाइप लाइन में यही सिस्टम होता है, ठीक है। और ये सिस्टम क्या करता है, विद्युत सिग्नल को किसमें बदल देता है, प्रकाश सिग्नल में, और वो चीज एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये हमारा होता है ये जो हमारी प्रकाशित तंतु है इसका इतना ज्यादा यूज है, केवल सजावट के सामान में ही इसका यूज नहीं किया जाता। तो ये तो हमारा हो गया इसका संरचना, इसके बारे में हमने जान लिया कैसे ये कार्य करता है। अब इतनी चीज को जानने से हमारा काम नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि हमको एग्जाम में लिखना भी है। तो इसके लिए हमने इतनी चीजों को लिख दिया। सबसे पहले यहाँ पर हम जानते हैं, सबसे पहले इस चीज की परिभाषा को समझते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक ऐसा यंत्र है जिससे प्रकाश सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। यानी कि ये जो हमारा प्रकाशिक तंतु है ये इसमें ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, क्योंकि हर बिंदु पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, ठीक है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिससे एक सिग्नल को, प्रकाशिक सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। तो ये हमारी हो गई इसकी परिभाषा, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रकाशिक तंतु के पार्ट के बारे में, यानी कि इसकी संरचना के बारे में। तो इसके मुख्यतः 3 पार्ट है। पहला पार्ट हमारा है क्रोड। क्रोड को हमने आपको बता दिया कि सबसे बीच वाला भाग है, ठीक। तो इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है यह प्रकाशिक तंतु का केंद्रीय भाग है, यानी सबसे बीच वाला भाग है, ठीक है, जो कि कांच का खोखला बेलनाकार पाइप नुमा संरचना के रूप में होती है। यानी कि कांच की पतली खोखली पाइप नुमा संरचना होती है ये क्रोड, ये बीच वाला, ठीक है। इसी में प्रकाश किरण जाता है तथा इसका अपवर्तनांक n = 1.7 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका अपवर्तनांक होता है वो 1.7 होता है। तो ये हमारा होता है बीच वाला क्रोड, यानी बीच वाली जो हमारी पतली खोखली नली थी उसके बारे में हमने जान लिया। अब इसके ऊपर एक यहाँ पर जो ये रेड हमने बिंदु रखी है, बिंदु नहीं है ये, ऐसा नहीं कि ये बिंदु होती है, ये एक ठोस चीज होती है जो कि बाहर से अंदर ये जो कांच की पतली नली है इसको सुरक्षा प्रदान कर सके, ठीक है। तो हम अब बात करेंगे क्लेडिंग के बारे में। क्लेडिंग के बारे में हमने लिखा है यह क्रोड के ऊपर चढ़ाया गया कम अपवर्तनांक वाला परत होता है, ठीक है। यानी कि इस क्रोड के इस बीच में जो पतली नली है इसके ऊपर चढ़ाया गया एक कम अपवर्तनांक वाला परत होता है जो क्रोड को बाहर से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये जो रेड वाला भाग है यानी ये क्लेडिंग हो गया, ठीक। इसके बाद में हमारा आवरण आ जाता है, जहां पर हमने लिखा है यह एक प्लास्टिक का परत होता है जो क्लेडिंग के ऊपर चढ़ा होता है तथा ये प्रकाशिक तंतु को और ज्यादा मजबूत बनाता है या और ज्यादा सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो ये जो हमारा इसकी संरचना हो गई, ये हो गई। और उपयोग हमने आपको बता दिया, चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। विद्युत सिग्नल को प्रकाशिक सिग्नल में बदलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, ठीक है। उसके बाद में सजावट के सामग्री के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये 3 हमारे उपयोग हो गए। तो इस चीज का आप यहां से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आई होप कि ये चीजें आप सभी को समझ में आ गई होंगी। ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।